नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में धारा 124A यानी कि देशद्रोह के कानून को खत्म करने और एएफएसपीए को रिव्यू करने की बात कहकर खुद फंसती नजर आ रही है। घोषणा पत्र में कही गई कई दूसरी बातों को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी ने हर मंच से कांग्रेस को इन्हीं दो मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है। अरुणाचल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि वो देश के सतर्क चौकीदार हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के रहते हुए कोई सुरक्षा बलों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और बीजेपी एएफएसपीए में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी के रहते भारत से कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। कांग्रेस के सहयोगी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस को इस बात पर जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव अभियान का पूरा फोकस राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक एजेंडे की तरफ मोड़ा जा रहा है। बीजेपी को तो ऐसे एजेंडे से फायदा होता रहा है, लेकिन कांग्रेस सेल्फ गोल करने में क्यों जुटी है, ये बात समझ से परे है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस के लिए धारा 124A और एएफएसपीए गले की फांस बन जाएगा, जैसे 2014 में मणिशंकर अय्यर का बयान बन गया था, या 72,000 का वादा बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे पर आखिरकार भारी पड़ेगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे आज इस बहस में। लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लीजिए कि चुनावी मोर्चे पर, चुनावी रैलियों में किस किस तरह की बयानबाजियां हो रही है और किस तरीके से राष्ट्रवाद के एजेंडे को एक बार फिर से जोर शोर से हवा देने की कोशिश हो रही है। ये कश्मीर में भी हो रहा है और एक कश्मीर के बाहर भी हो रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है और ये उनकी शान को, उनकी शख्सियत को ये जेब नहीं देता। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज स्टेटस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट आस्क्ड बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलती है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है और ये उनकी शान को, उनकी शख्सियत को ये जेब नहीं देता। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन इससे इशू सॉल्व नहीं होगा, इससे आपका इशू बढ़ेगा। एक तो पहली बात ये, 370 को आप हटा नहीं सकते हो जब तक कि आप दोबारा से इल्हाक पे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा बनी जब आपने 370 के तहत इस रियासत को एक खसूसी दर्जा दिया। हमारा अपना झंडा, हमारा अपना आइन और कई सारी और चीज़ें। अगर आप उनको ख़त्म करोगे और दूसरी तरफ से आप कहोगे कि ये रियासत इस मुल्क का हिस्सा जो है वो बनी रहेगी, हो ही नहीं सकता। डिफरेंट एटमॉस्फेयर कभी कभी क्रिएट होता है। कभी भारतीय जनता पार्टी 1950 से कश्मीर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बनाकर चलती है। हमारा ये स्टैंड है कि कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की कण कण भूमि मां भारती का मुकुट मणि है, इसको हम कोई हाथ लगाने नहीं। और इसी स्टैंड के लेकर, इसी सिद्धांत को लेकर भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भूमि पर अपने जान का बलिदान किया था। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण ही ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये जवानों के बलिदान के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। मेरे साथ बोले, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मित्रों, अभी मैंने देखा ये उमर अब्दुल्ला जी, उनको तो सब विरासत में मिला। वो कहने लगे कि मोदी 35 को मत छूइए, वरना जम्मू कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों भाई, आप बना दोगे क्या? आप बना दोगे और आप बनाओगे और हम बैठे रहेंगे? उमर अब्दुल्ला कान खोलकर
सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे अगर हम विपक्ष में भी है ना, तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी जान को छोड़कर हम जम्मू कश्मीर को। तो कश्मीर को लेकर किस तरह का माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, ये आप इन बयानों से साफ साफ समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में जो चुनावी एजेंडा है, जो चुनाव के पूरे मुद्दे हैं, वो पूरी तरीके से कश्मीर इशू के इर्द गिर्द घूम रहा है और कश्मीर का मसला सबसे सेंट्रल पॉइंट बन गया है, सबसे मुख्य मुद्दा बन गया है, जिसके इर्द गिर्द चुनाव का पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये गढ़ने की कोशिश क्यों हो रही है, आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों जानबूझकर, क्यों बार बार उस एजेंडे को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर, एफएसपीए और राष्ट्रद्रोह के मुद्दे को, क्योंकि ये वो एजेंडे हैं जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है, जिसके जरिए पोलराइजेशन किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह के एजेंडे जिसका फायदा बीजेपी को जिससे हो सकता है, उस तरह के एजेंडे को क्यों शामिल किया। यह भी अपने आप में सवाल है। क्या कांग्रेस को सेल्फ गोल करने की आदत पड़ गई है, लत लग गई है? जिस तरीके से पिछली बार मणिशंकर अय्यर ने 2014 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कह दिया था और जिसके बाद एक तरीके से उसे बहुत कायदे से, बहुत करीने से बीजेपी ने भुना लिया था, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कांग्रेस के लिए जो कश्मीर का मुद्दा है या राष्ट्रद्रोह का कानून है, वो भी उसके गले की फांस बन जाए। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। एक बार आपका हम परिचय करा देते हैं उनसे। विनीत शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी से, कैप्टन एसके पांडे रक्षा विशेषज्ञ हैं और दिलीप पाठक हैं हमारे साथ टीएमसी से। टीएमसी को लेकर के भी बीजेपी ने अपना वार बहुत तेज कर दिया है, हमला तेज कर दिया है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल इस बार दांव पे है और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा स्टेक है बीजेपी का और बीजेपी चाहती है कि जिस तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उसकी भरपाई बीजेपी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इस तरह के कुछ दक्षिण के राज्यों से करना चाहती है, पूर्वोत्तर के राज्यों से करना चाहती है। इसीलिए आपने देखा कि लगातार रैलियां पूर्वोत्तर में भी हो रही है और पश्चिम बंगाल एक तरीके से जो बीजेपी के चुनावी नक्शे पर सबसे प्राथमिकता में है और वहां पीएम और अमित शाह दोनों की रैलियां हो रही है। रैलियों में जिस तरह की बातें की जा रही है उस पर भी आप गौर करिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में या इस पूरे चुनाव में किस तरह का एजेंडा और किस तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव को ले जाना चाहती है बीजेपी। हमारे साथ विनीत शुक्ला, कैप्टन एसके पांडे, दिलीप पाठक मौजूद हैं। सबसे पहले विनीत शुक्ला, ये एक बात हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, अचानक से बीजेपी ने राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक ये दोनों मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें थी कहने के लिए जिस पर कि बहस हो सकती थी, लेकिन आपने जानबूझ के सिर्फ धारा 124 से और एएफएसपीए, आपने इन दोनों मुद्दों को सिंगल आउट किया कांग्रेस को घेरने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पूरा जो चुनाव है वो राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक मुद्दों के इर्द गिर्द फिक्स हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विकास के मुद्दे हैं या जिन मुद्दों की चर्चा बीजेपी पहले करती रही है कि वो सारे मुद्दे बेमानी हो गए हैं और उनके आधार पे उनके नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता? रंजीत जी, भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के नाम पे ही चुनाव लड़ने जा रही है और उसी पे चुनाव लड़ रही है, उसी पे हम लोग सफल भी होंगे। 2014 में भी हुए थे और 19 में भी होंगे। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का चरित्र दोहरा चरित्र है। ये देश को बदनाम करना, देशद्रोहियों को बचाने का काम कांग्रेस कर रही है, आतंकवादियों को बचाने का काम कांग्रेस कर रही है, उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों का समर्थन करती है
जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। जम्मू कश्मीर पे कश्मीर का कण कण, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि कश्मीर का कण कण हमारा हिस्सा है और रहेगा। ये दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं ले सकती। इन जैसे लोग, इन लोगों को पाकिस्तान का जो हरा पासपोर्ट है वो ज्यादा भा रहा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो या कांग्रेस के जो देशद्रोही उसमें बैठे हुए हैं, उन देशद्रोहियों को कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए हैं उनको बचाने के लिए, देशद्रोह का कानून खत्म करने के लिए ये कांग्रेस प्रयास कर रही है, साजिश रच रही है। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को आतंकवादी कहना और आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाना, ये शुरुआती उनका चरित्र रहा है। 47 से आजादी के बाद से ही नेहरू जी की नीतियों की वजह से आज देश इस कंगार पे पहुंच गया है कि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं, इन सब की वजह से ही आतंकवाद पनपा है। ये कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की वजह से ही आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी लौटकर हर बार, हर चुनाव में वो सांप्रदायिक एजेंडों की तरफ लौटती रही है। क्या एक बार फिर से उसी का दोहराव कर रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्यों देशद्रोह को हटाने की बात करी गई? क्यों ये जो AFSPA का है धारा 124, इसमें बदलाव करने की क्यों उसने कांग्रेस ने करी? उसमें अपने एजेंडे में क्यों लिखा? उसने तो लिख करके देशद्रोह का बात करी है उसने। ये कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, इसको देशद्रोही घोषित करना चाहिए। कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ हमेशा रहा है। आतंकवादियों को बचाने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अपनी बात कहनी होती है इस देश में न बात करके बाहर जाते हैं और इस देश को बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते हैं। प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, इन सबको पता है। और इनके नेता दिग्विजय सिंह हो, शिंदे जी हो या और नेता हो, सारे लोग मिलकर के हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम, हिंदू आतंकवाद के नाम पे बदनाम करने के हिंदुओं की साजिश करते हैं लोग। और कांग्रेस ये जान ले कि कश्मीर का कड़-कड़ और उसका हिस्सा हिंदुस्तान का है और रहेगा। नहीं तो कश्मीर के मुद्दे पे चुनाव, मतलब आप पूरी तरीके से चाहते हैं? कश्मीर नहीं, हमने बताया ना, हमने कहा कि विकास और सुशासन के नाम पे जो हमने 5 साल काम किया है उसके नाम पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्यों लिखा? कांग्रेस ने ही ये लिखा है, धारा 370 के लिए लिखा उसने। स्वतंत्रता के समय से ही हमने बलिदान दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हमने दिया है। उनको जो है जेल में बंद करा, साजिशन उनको मारा गया जम्मू कश्मीर में। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान खाली नहीं जाएगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा। इन देशद्रोहियों को, जिसको बाहर जाना है, जो कह रहे हैं कि वहां अलग प्रधानमंत्री रहेगा, दूसरा झंडा रहेगा, ये नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक ये कतई इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने पाएंगे। ठीक है रंजीव, ये आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में अचानक से पूरा जो चुनाव का एजेंडा है, चुनावी अभियान का, वो एजेंडा एकदम से बदल गया है। खास करके जब से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसके बाद से बीजेपी ने 2 ऐसे मसले हैं जिसको उसने जोर शोर से उठाना शुरू किया है। उसमें एक तो यह है कि 124A को खत्म करने का मसला, जिसको उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों का साथ दे रही है कांग्रेस, जिस पर आरोप लगा रही है बीजेपी। और दूसरा कि AFSPA को के रिव्यू की जो बात कही जा रही है उसको भी बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें जबकि बहुत सारी और भी बातें थी जिसके बारे में चर्चा किए जाने की ज़रूरत है, और जिसमें कि जो गरीबों को 72,000 रुपया देने की बात है साल के, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है जिस पर की बात हो सकती है। लेकिन क्या, पहला सवाल तो ये कि क्या इन 2 एजेंडों का जिक्र करके अपने घोषणा पत्र में बीजेपी कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है, एक बार फिर से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है? देखिए, मैं आपके सवाल के 2 हिस्सों का 2 अलग अलग हिस्सों में जवाब भी दूंगा। पहला तो ये जो आपने कहा कि ये जो मुद्दा बनता जा रहा है, तो मुझे जो लग रहा है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लौटा भी हूँ, जहाँ पहले दोनों चरण के चुनाव होने हैं। एक जो चीज़ दिखाई पड़ रही है कि राजनीतिक दल
अपने हिसाब से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में मुद्दे उनके अपने अलग हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा मैंने पाया, किसान उसकी बात कर रहे हैं, नौजवान रोजगार की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। मतलब ये एक मिक्स रिएक्शन है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जो मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज जो नैरेटिव बनाना चाह रही हैं और जो कि हम आप बात भी कर रहे हैं, वही मुद्दा जनता के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है, ऐसा मैं फिलहाल नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, जनता का मुद्दा अलग है। मुझे लगता है कि जनता, लेकिन आपको लगता है कि जनता के जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, क्या उस पर मतदान होगा, उस पर चुनाव होगा? देखिए, जनता की आखिरकार ये सारी चीजें घूम फिर कर फिर से इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, जिसकी कोशिश में बीजेपी नहीं। ये हम लोग पिछले चुनाव में ऐसा देख चुके हैं कि ऐसा हुआ है, जब मुद्दों से जनता को भटकाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीते 2 चुनाव अगर हम खास तौर पे देखें, जहां ये हम मान कर चलते हैं कि शायद जो मुद्दे होने चाहिए थे जनता से, उससे इतर मुद्दों पर जनता ने वोट किया, चाहे वो पश्चिम से पूरब हो या पूरब से पश्चिम हो, मुद्दे बिल्कुल अलग थे। तो क्या तीसरी बार भी ऐसा दोहराया जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि खास अगर आप उन क्षेत्रों में भी जाकर देखें जहां पर इस किस्म का इन मुद्दों के सहारे बहुत ध्रुवीकरण हो गया था पिछले चुनाव में, इस बार हम पा रहे हैं कि ऐसा ध्रुवीकरण नहीं है। उसकी कोई तो वजह है ना, ध्रुवीकरण तो जनता का ही आप कराते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप देखिए, जो दल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद अपना नैरेटिव हर सप्ताह में बदल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव की शुरुआत या चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद से जो नैरेटिव था, आप खुद पाएंगे कि उसमें लगातार बदलाव हो रहा है। हाँ, है ना, होगा। मतलब तो ठीक है, इसलिए क्योंकि वो जहां ले जाना चाहते हैं चुनाव को, जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो कोशिश हो रही है, वो कोशिश दिखाई दे रही है। हाँ, वो भी बहुत आत्मविश्वास में नहीं है कि यही निर्णायक मुद्दा है जो जनता को शायद प्रभावित कर लेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो मुद्दे का ये जो ताजा दौर है यही स्थायी हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्या कांग्रेस ने कोई ऐसा मुद्दा दे दिया है, तो ये तो देखिए, घोषणा पत्र में क्या रखना है या नहीं रखना, ये कांग्रेस का अधिकार है। लेकिन क्या उसने ये मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को? तो इसका सीधा जवाब ये है कि ये निर्भर करेगा कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस के अपने संगठन और कार्यकर्ताओं पर। क्या उसके पास ऐसा संगठन है जो उस घोषणा पत्र की उन दूसरी चीजों को जनता के बीच ले जाकर ज्यादा लोकप्रिय कर दे जो वो दरअसल चाहती होगी कांग्रेस? तो ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक बात है। जिन 5 मुद्दों की बात, जिन 5 पॉइंट्स की बात की थी राहुल गांधी ने, उसमें ये नहीं शामिल है। उनका जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का फोकस, कांग्रेस का फोकस उन 4-5 चीजों की तरफ है जिसकी तरफ वो बार बार जनता का ध्यान खींच रहे हैं। उसमें सालाना 72,000 रुपए देने की बात है, उसमें शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात है, उसमें स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने की बात है, उसमें किसानों के लिए अलग से बजट लाने की बात है, उसमें बहुत सारी बातें। उसमें जीएसटी का स्लैब और सिंप्लीफाई करके 2 स्लैब करने की बात है, उसको रैशनलाइज करने की बात है, उसको बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बारे में बीजेपी कोई बात नहीं कर रही। वो सारे, जबकि असल में ये वो मुद्दे हैं जिसके बारे में बात होना चाहिए, जिसके बारे में चर्चा और बहस की गुंजाइश है, और चुनाव में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई किसानों का एजेंडा, व्यापारियों का एजेंडा, चाहे नौजवानों का, बेरोजगारी का, ऐसा तमाम जो मसले हैं, जो असल में मसले हैं जिस पर चुनाव केंद्रित होना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा उस पर हो रही है जो सेंटिमेंटल इश्यूज हैं, जो आपके हमारी संवेदना को एक तरीके से झकझोर दें और हमें एक तरीके से इमोशनल होकर के अब फैसले लेने पर मजबूर कर दें। तो इस तरह के एजेंडे पर बात हो रही है ज्यादा। तो ये इसको किस तरीके से देखा जाए कि पिछली बार को आप याद करिए, पिछली बार बहुत सारे सपने और बहुत सारी उम्मीदें जगा रहे थे मोदी अपनी सभाओं के जरिए। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि वो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सरकार का, लेकिन उस पर फोकस कम है इस बार। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से फोकस कम है, और ये बहुत अजीब सी मुझे बात लग रही है, क्योंकि जिस तरीके के नेता नरेंद्र मोदी हैं, वो एक ऐसे किस्म के नेता 5 साल में हम लोगों ने देखा कि जो आगे बढ़कर के चीजों को एक अपने हिसाब से नैरेटिव बनाते थे। लेकिन अगर आप चुनाव प्रचार के दौरान उनका पूरा भाषण सुने तो ऐसा लगेगा आपको कि शायद भारत बहुत बड़े खतरे में है। है ना? तो ये नैरेटिव बहुत शोभा नहीं देता है उनके जैसे व्यक्ति को। मुझे ये बहुत हैरानी की बात लग रही है कि 5 साल की सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से बताने के बजाय, ये कहने के बजाय कि हमने 5 साल में ये किया और हमें 5 साल इन और चीजों के लिए आप मुझे मौका दे। ये जो माहौल है कि भारत बहुत डर के माहौल में है, भारत में आतंकियों का हमला हो जाएगा
और या मतलब- या जैसे आज अमित शाह कह रहे थे कि बीजेपी के रहते कोई जम्मू कश्मीर को छीन नहीं वही मैं सकता, कह रहा हूं अलग कि- नहीं कर सकता, ऐसा मैं लग रहा है वही कह रहा जैसे हूं ना कि कि बहुत बड़ा खतरा है और भारत मतलब- को इतने हाँ, खतरे में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत हैरानी है हाँ। कि चुनाव का प्रचार इस तरीके से क्यों कर रही है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आया है। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरीके का नेतृत्व रहा है, जैसा कि लोगों ने देखा है, उससे बिल्कुल उलट है। भाई इतना भयाक्रांत तो भारत है नहीं, ठीक क्या बात है। छोटी सी हाँ। बात पर भारत को इतना भयभीत हो जाना चाहिए? हाँ। क्या भारत इतने बड़े खतरे में फंस गया है? ठीक क्या बात है। पाकिस्तान भारत से ज्यादा मजबूत है? ये जो पाकिस्तान का फोबिया हर भाषण में, हर इसमें दिया जा रहा है, हाँ। ये मेरी और नहीं, समझ और ये से जो परे नारे है। लगाए जा रहे हैं कि देश नहीं जी। मिटने दूंगा, ऐसा लग रहा है वही मैं कह देश रहा हूं। पर कोई बहुत बड़ा खतरा है, जबकि ऐसा कोई जिसको खतरा अगर नहीं है। भारत- मोदी जी को अगर नहीं चुना गया तो देश मिट जाएगा। मतलब सही इस बात। तरह की बात करना, मुझे लगता है कि ये अगेन एक बार फिर से वो, मुझे ही लगता है कि वो उसी सेंटिमेंट और उसी भावनात्मक मुद्दों की तरफ आपको खींच के ले जाना चाहते हैं, जहां पर कि आप एक मतलब आप एक सही तरीके से फैसले नहीं कर सकें, सही मुद्दों पर सही प्रश्नों को पहचान नहीं सकें। आप कोशिश बीजेपी की कम से कम यही दिखाई देती है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, कैप्टन एसके पांडे, एएफएसपीए का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम इसको खत्म कर देंगे, उसने कहा रिव्यू करेंगे, हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें कि कैसे लोगों के अधिकार और जो सुरक्षा बलों की जो चिंताएं हैं और उनकी सुरक्षा, उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए इसमें हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे। इतना शोर क्यों होना चाहिए उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो कब हमारे यहाँ पे लागू हुआ। एक उसकी छोटी सी भूमिका ये है कि ये सबसे पहले 11 सितंबर 1958 को ये नागा हिल्स में इसका जो है प्रयोग किया गया था, जो असम का एक अंग था। इसके बाद में ये धीरे धीरे जो 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, वहाँ पर इसको लागू किया गया, जो अभी भी इन फोर्स है असम में, नागालैंड, मणिपुर, काउंसिल एरिया, चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ अभी भी लगा हुआ है। उसके बाद 1983 में इसको पंजाब एंड चंडीगढ़ में इसको लागू किया गया, जो 1997 में इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये एक्ट जो है 1990 से JNK में लागू है, जो अभी तक वहाँ पर चल रहा है। इसका तात्पर्य बड़ा सीधा सा ये है कि ये जो एक्ट है, ये हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, उनको एक तरह का कवच प्रदान करता है। हम वो कवच हटा लेना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको रिव्यू करेंगे, ये करेंगे। रिव्यू तो आपने किया है, रिव्यू आपने तब भी किया था जब हमारे एक मेजर गोगोई ने एक आदमी को जीप में बांध करके, केवल कोई भी हानि नहीं हुई, न उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, न किसी हमारे सोल्जर को, जवान को नुकसान हुआ, और वो स्थिति जो है बिल्कुल जैसी की तैसी उसने बचा ली। उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। आप जो है वहां पर जो और आदमी वहां पे है, जिन लोगों ने वहां एक बार एक आदमी को देख करके गोली मार दी थी, आज भी वो आदमी तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्योंकि वो आदमी जो रुके नहीं थे, जिनको वहां रोका गया था, वो रुके नहीं और वो चले गए आगे। उनको गोली मारने पर यह कह दिया गया, नहीं साहब, ये अब आप ये रिव्यू क्या करना चाहते हैं? आपने उनको जो है, जो हमारे सैनिक हैं, वो अपनी जान पे भी खेलें और अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए मुकदमा भी झेलें। तो ये कौन सी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं? कौन सा रिव्यू करना चाहते हैं? अगर उनको आपने छूट नहीं दी, उनको आपने कवच नहीं दिया, तो वो क्या करें जा करके? हम मुकदमा लड़ने के लिए जाएं वहां पे, हम पहले देखेंगे, एक वकील पहले तय करें, एक वकील तय करने के बाद हम गोली जब चलाना है, हम पे पत्थर चले, गोली चले, बल चले, हम उसके बाद में देखेंगे वहां जाकर के कि हमारा ये एक्शन में हमारे 302 तो नहीं लग जाएगा, मुकदमा तो नहीं लगेगा। लेकिन जब यही करना है तो हम काहे के लिए लड़ेंगे? कैप्टन एसके पांडे, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि इस कानून की आड़ में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर और मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले सामने आए। ये भी सच है ना? ये भी सच है ना? एक भी मामला जो इस तरह का फर्जी एनकाउंटर या लोगों के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो, उस पर कार्रवाई न की गई हो, मुझे उसका उदाहरण चाहिए। ये केवल हवाई बात कहने से नहीं होगा कि वहां पर उल्लंघन हो रहा है। सेना ही, मुझे गर्व है उस सेना पर, सेना ही एक वो संस्था है जहां पर किसी भी सैनिक द्वारा कोई भी अगर गलती की जाती है तो कोर्ट मार्शल की व्यवस्था है और कोई पक्षपात वहां पर नहीं होता है।
किसी भी पक्षपात का एक भी उदाहरण अगर हो तो बताइए, वरना इस हव्वे को मत खड़ा करिए कि वहां ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। क्या हमारे सैनिकों का, हमारा जो सैनिक है जो अपनी जान की जो है बाजी लगा रहा है, 18-19 साल का लड़का जिसकी भी शादी होती है, वो 3 महीने की शादी हुए भी वो जाता है और मर जाता है, उसका कोई मानवाधिकार नहीं, उस पत्नी का कोई मानवाधिकार नहीं, उस मां का कोई मानवाधिकार नहीं। वो आतंकवादी, वो बवाली, वो पत्थर चलाने वाले, वो वहां देश को तोड़ने वाले जो लोग बैठे हैं, उन्हीं का सारा मानवाधिकार है। हमारा कोई मानवाधिकार नहीं। आप दो बातें, दोनों में अंतर है। आप ये कहना कि भाई ठीक है, हमारे सेना के लोग वहां सुरक्षा कर रहे हैं और मुस्तैद हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग की बात, बहुत ज्यादातर लोग इसी तरह के हैं जो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे मामले भी दिखते हैं जब ऐसा लगता है कि इस कानून की आड़ में बहुत कुछ ऐसी चीजें भी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई बैलेंस करने की बात कर रहा है, उसको अगर रिव्यू करने की बात कर रहा है, तो इतना शोर क्यों होना चाहिए कि कोई कानून ऐसा तो नहीं होता है कि फुल प्रूफ बन गया और उसमें किसी तरह के सुधार के, किसी तरह की उसकी गुंजाइश नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सुधार के लिए किसी ने नहीं रोका है, मगर सुधार के नाम पे आप पहले मेरे हाथ पीछे बांध दीजिए, उसके बाद बॉक्सिंग रिंग में छोड़ दीजिए, कहिए कि अब दूसरा आदमी आपको इससे बॉक्सिंग लड़ना है, आपके हाथ नहीं खोले जाएंगे। जब हम उचित समझेंगे, जब आपके दांत वांत टूट जाएंगे, जब नाक वाक फट जाएगी, जब आपके खून गिरने लगेगा, जब हम देखेंगे कि आप बिल्कुल मरणासन हो गए हैं, तब हम आपके हाथ खोल देंगे। तब अपने बचाव में, अपना खून साफ करने के लिए अगर आप अपना हाथ का इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, मगर आप मारपीट नहीं कर पाएंगे, हम आपको उस हालत में छोड़ देंगे। ठीक है। ये अभी चूंकि एएफएसपीए पे और ज्यादा बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने ये बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो अगर सुधार इसमें करना चाहती है या रिव्यू करना चाहती है तो कौन से ऐसे प्रावधान है जिसका रिव्यू करना चाहती है और क्या है जिसको की और सुधार किए जाने की गुंजाइश है। जैसा कि उन्होंने सीधे आउटराइटली कह दिया कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, जो राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उसको खत्म कर देगी। उसमें एक बहुत डिबेट की गुंजाइश बनती है, हम उस सवाल पे आएंगे। लेकिन मैं दिलीप पाठक के पास जाऊंगा। दिलीप पाठक, एक तरीके से बंगाल सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है इस बार चुनाव में, और बीजेपी और टीएमसी दोनों के स्टेक बहुत हाई है। आज पीएम ने कह दिया कि दीदी स्पीड ब्रेकर दीदी हैं, वो ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनके रहते हुए बंगाल में विकास की रफ्तार एकदम थम सी गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के अपने आरोप हैं। इस बार क्या लगता है आपको कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है पश्चिम बंगाल में? देखिए, टीएमसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है बंगाल में। टीएमसी दोबारा से वहां और अधिक बढ़ के आ रही है, संभवतः संपूर्ण सीटों पे जीत के आ रही है। संपूर्ण सीटें जीत जाएंगे जी। अब कहना यह है कि एक छोटे से बंगाल को में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे। पूरे राष्ट्र में जितनी संभावनाएं संभव थी उन पे कोई प्रयास नहीं किया। क्यों बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए? आप मैं बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। बंगाल छोटा है, बोलेंगे बीच में बोलेंगे, मैं चिल्लाता रहूंगा, जबरदस्ती चिल्लाता रहूंगा। टीएमसी जानती है कैसे फेसिंग करी जाती है। बीच में कतई नहीं बोलेंगे, बीच में आप नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना है। आपके पास आएंगे ना, बीच में आप नहीं बोलेंगे। आपको समय मिला है, मैंने कुछ नहीं टिप्पणी करी है। आप कहते हैं कि विनीत शुक्ला आपके पास आएंगे। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बोलना शुरू करिए ना, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको जल्द तेज बोल सकता हूं। आप चुप हो रहे हैं, चुप हो रहे हैं। आपको चुप होना पड़ेगा, आपको चुप होना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं? आपको बीच मैं आपको कतई नहीं रोका हूं। आप जिसको बोल रहे हैं, विनीत शुक्ला चुप रहिए। आप अगर बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पंडित दीनदयाल शहीद हुए थे, मैं बोल रहा हूं बीमारी सिद्ध करिए आप शहीद हुए थे। आपस में बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। आप मुझे बोलना नहीं देना चाह रहे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। जितना समय आप मुझे एक मिनट आप मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं आपको कतई नहीं बोलने दूंगा। मैं भी बोल रहा हूं, आप भी राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित है, मैं भी राष्ट्रीय पार्टी। चुप रहिए विनीत शुक्ला। पार्टी आपकी तरफ से पार्टी है, क्या आपने किया है देश के लिए? विनीत शुक्ला कभी भी हमारे देश का सैनिक कोई काम करता है। ठीक है विनीत शुक्ला। आप चौकीदार कहते हैं, विनीत शुक्ला, आप चुप रहेंगे या माइक आपका बंद करा दें? चौकीदार को मिला नहीं, आप चुप रहेंगे या माइक आपने पूरा देश लुटवा दिया है। ठीक है,
ठीक है दिलीप आप पाठक, बोलेंगे मैं बोलूंगा। दिलीप पाठक, मिलेगा मैं उससे दिलीप पाठक आप अपनी बात, चलिए आपस में बात नहीं करिए। दिलीप पाठक आप हम इधर, ठीक है मेरे एक चीज ठीक है, समझिए, हाँ, मैं आप अपनी बोलूंगा, बात अगर पूरी बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। हो गया, बोलने जा रहा हूँ, सुनिए ना। हाँ ठीक है, आप क्यों आते हैं डिबेट में आप लोग? ठीक है, ठीक क्या है, गलत नहीं, क्या गलत मैं बोल रहा हूँ? अपनी बात रखेंगे, आपस में ऐसे झगड़ा करेंगे नहीं तो सर अगर मैं बोल रहा हूँ तो बात करिए ना, तो बात रखिए ना, बात खत्म मैं तो करिए। क्यों बीच हो में गया, बोल रहे हैं फिर? हो गया ना बात। अब नहीं बोलेंगे फिर ना। हाँ ठीक है, हाँ चलिए। जो संभावनाएं पूरे राष्ट्र की बन रही थी, डेवलपमेंट की, बेरोजगारी खत्म करने की, उन पे क्या काम हुआ? आज की तारीख में मेरे गरीब भाइयों का एसबीआई या अदर बैंकों में मिनिमम बैलेंस अकाउंट का लगभग 350 करोड़ रुपए मार्च 2018 के पहले जा चुका है, जो इसके पहले नहीं जाता था। मिनिमम बैंक अमाउंट पे किसका पैसा करता है आप बताइए? जिसके पास पैसा नहीं होता उसी करता है ना। आप कह रहे हैं कि मैं डेवलपमेंट का क्या डेवलप किया आपने? कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाने के अलावा फैक्ट्री भी आपने नहीं लगाई? कोई डेवलपमेंट नहीं किया। एक मुद्दा लेके आ गए कि मैं भी चौकीदार हूं। कोई भी बड़ी चोरी चौकीदार को मिलाए हो सकती है क्या? संभव है क्या? बताइए। इतनी बड़ी चोरी हो रही है राज्य से, डेवलपमेंट आप कर नहीं रहे हैं। क्या चोरी हो रही है? बोल रहे हैं कि गन्ना आप मत क्या चोरी हो रही है? अरे इतना 9,000 करोड़ रुपए, कोई 13,000 करोड़ रुपए लेके भगा जा रहा है। हाँ, मीटिंग करके जा रहा है आपसे, हाँ, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं तो 5 दिन में ला दूंगा, 1 महीने में ला दूंगा। इलेक्शन नजदीक आ गया। भाई साहब बीच में बोलूंगा, बीच में बोलेंगे आपको। ठीक है, आपने कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? अरे चोरी की चोरी का आपके पास कोई तथ्य है? नहीं, क्यों नहीं तथ्य है? क्यों नहीं तथ्य है? क्यों ना आपने आपसे मीटिंग करके नीरव मोदी गया यहाँ से? मान लो आपसे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसके पेपर तैयार करे नीरव मोदी के, मीटिंग भगाने का काम बाद में कांग्रेस ने किया। विजय माल्या करने के बाद किया हो चाहे नीरव मोदी हो। हाँ तो कह रहे हैं भगाने का काम कांग्रेस ने किया, तब सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं पा रहे? रोज तो कहते हैं क्यों नहीं आपने सवाल उठाया? क्यों नहीं ला पा रहे हैं? उसको लाना चाहिए ना, उसको लाना चाहिए। फिर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों? तब उनका घुसपैठियों को कहाँ चला जाता है? आतंकवादी अरे के साथ एक खड़े हो जाना। ग्राम के देश का डर दिखा के क्यों हमारे राष्ट्र को गुमराह कर रहे हो? बंगाल में जिस तरीके से हत्याएं करा रही ममता बनर्जी, उस पर सवाल आपने उठाया? जिस तरीके से हत्याएं करा रही हैं हमारे कार्यकर्ताओं, किसकी हत्याएं करा रही हैं? किसकी हत्या कर रही है? खत्म कर दिया ममता बनर्जी ने। आपके एमपी महोदय विधायक को पीट रहे हैं, आप बंगाल रिकॉर्ड बना दिया। अरे 5 सेकंड में 17 रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। आप उससे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आप लोग जरा चुप रहिए जरा। मैं ठीक है, अरे राष्ट्रद्रोही ठीक है, ये पार्टी भविष्य की राष्ट्रद्रोही सिद्ध करेगी और इसको तृणमूल कांग्रेस सिद्ध करेगी। ठीक है, ठीक है, दिलीप पाठक स्थिर करेगी लोगों को। ठीक है, दिलीप पाठक आप समय आने दीजिए ना। विनीत शुक्ला आप लोग 1 मिनट जरा। ब्रजेश मिश्रा, ये 2 मसले हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन 2 मुद्दों का जिक्र किया, अब वो चुनावी मुद्दा बन गया। बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी थे जिन पर बात हो सकती थी, जिस पर बात होने की गुंजाइश है और होनी चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे हैं जो देश के बहुसंख्यक लोगों को, जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। उन पर इस देश में कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा है। इस चुनाव में बात हो रहे हैं, उस बातें हो रही है सिर्फ सेंटिमेंटल इश्यूज पे। सिर्फ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे लगता है देश पर बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी है और अगर बीजेपी को नहीं दोबारा चुना गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये डर का माहौल बना के, एक इमोशनल ब्लैकमेल करके क्या चुनाव जीता जाएगा? प्रोफेशनल तांत्रिक सर यही करते हैं, वो डर दिखा के ही लोगों से पैसा लेते हैं। वो डर दिखा के लोगों से, जो प्रोफेशनल तांत्रिक है ना, वो डर दिखा के लोगों से पैसा लेते हैं। ममता बनर्जी कर रही है। ब्रजेश मिश्रा ठीक है, ममता बनर्जी कतई कोई डर नहीं दिखा रही है। ममता बनर्जी कौन सा डर दिखा रही है? ठीक है, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा से मैंने सवाल किया। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हाँ, उस घोषणा पत्र की इस तरह से डिजाइन की गई कि ये मुद्दे उठें। इन मुद्दों, ये गैर जरूरी थे। आप विपक्ष हैं, आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आप कह रहे हैं कि देशद्रोह का कानून 124A, आप कह रहे हैं 370 नहीं हटने देंगे, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे देश के अंदर। ये अननेसेसरी था। आप विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते। मैं बताऊं, ये पूरा घोषणा पत्र कांग्रेस का, इनके 5 साल के विपक्ष की जो पॉलिसी रही उसी का ये सारांश है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं, अगर आप मुझसे कहते कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या लाएगी तो मैं पहले ही लिख के दे देता आपको। अच्छा, जी हाँ, इस बात की गारंटी मैं कई डिबेट्स में बोला भी हूं। हाँ।
ये पूरी तरह से माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की ओर देश को ले जाने की कोशिश है। हम सेक्युलर हैं, हमें सेक्युलर रहना चाहिए, लेकिन इस सेक्युलरिज्म को माइनॉरिटी कम्युनलिज्म में कन्वर्ट करके वोट बैंक तैयार करके वोट लेने की जो तैयारी हो रही है, सब जानते हैं कि एक ऐसा तबका है जो 100% वोटिंग करता है, उसके मानस को छेड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस बेरोजगारी पर जाती, कांग्रेस विकास पर जाती, कांग्रेस जो है वो देश के अन्य मुद्दों पर जाती जो कि बीच बीच में उठाती रही है। तो 72,000 रुपए देने की नहीं, बात अब आप ऐसे कहेंगे तो प्रधानमंत्री का भाषण मैं रोज सुन रहा हूं, उसको ट्रैक कर रहा हूं, उसमें सारे मुद्दे वो कवर कर रहे हैं। हाँ। तो फिर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? अच्छा। मैं सुन रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर आप ऐसा काम क्यों, मैं ऐसा काम क्यों करूं कि मुझे आप रोकें? प्रश्न ये है। अच्छा, मुद्दा तो आपने बनाया, क्या देश में इससे बड़े बड़े मुद्दे नहीं थे? क्या उरी अटैक नहीं हुआ? क्या पुलवामा अटैक हुआ कि नहीं हुआ? जब 26/11 हुआ तो आप हाथ मलते रह गए, 1000 पेज का आपने उनको डोजियर दे दिया था, आज तक कुछ हुआ क्या? 26/11 में क्या हुआ? इसी तरह से आपकी पॉलिसी क्या है? 1971 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान का, आपने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के क्यों लौटा दिए? जब आप इतिहास की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि मुद्रा, संचार, विदेश और रक्षा, ये 4 चीजें जम्मू कश्मीर के पास रहेंगी। जम्मू कश्मीर में 370 क्यों, ये संविधान में 370 इसलिए आया था क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं बना था। तो जब जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं बना था तो नेहरू जी ने कहा कि संक्रमणकालीन माने ट्रांजिशनल प्रोविजन है ये। उसके बाद नेहरू चाहते थे खत्म हो जाए, पूरा का पूरा 370 बाद में अस्थायी प्रोविजन के रूप में संविधान में डाला गया और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना उसमें उसको मान्यता दे दी गई। यह संविधान परिवर्तनशील बनाया गया था कि जरूरत पड़ने पर इसको बदलेंगे। अब प्रश्न यही है कि इस संविधान को जब जरूरत है बदलने की तो क्यों नहीं बदल रहा है? 370 और 35 के क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूं। वहां पे कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, एजुकेशन नहीं हो रही है, वहां पे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। वहां पर बहुत बड़ा स्कोप था, उसको एशिया का स्विट्जरलैंड कहते थे कि वो वर्ल्ड का, कि भाई आप जो है उसको जो है विकसित होने दीजिए, पर्यटन की वहां पे बहुत बड़ी स्कोप है, लेकिन लोग डर के मारे जाते नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को नर्क बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स आप क्यों करते हैं देश के अंदर? क्या आप देश से 80% हिंदुओं की वोट नहीं लेते हैं क्या? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश को उस तरफ मोड़ने की और इस डिबेट को उस तरफ ले जाने की पूरी कोशिश इस मैनिफेस्टो में की गई। और अभी तक इन्होंने जितने वादे किए, 50 वर्षों की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम लोग सब लोग बात कर रहे थे कि साहब ये बताइए कि ये जो है देशद्रोह की धारा कौन सी है? देशद्रोह की धारा सन 58 में अभी पांडे जी ने बताया कि लागू हुई थी और दुनिया भर में देश के कई राज्यों में लागू है। मैं क्षमा चाहता हूं, कई राज्यों में लागू है। तो ये देशद्रोह की धारा में ऐसा कोई मामला बताएं? नहीं, देशद्रोह की धारा को उस समय संविधान या वहां की इंडियन पिनल कोड या इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर में कौन ले आया? और उसके बाद आपको 4.5 साल में ये लगने लगा कि इसका मिसयूज हो रहा है। आप मिसयूज की लिस्ट लाइए जरा सा। मैं पढ़ रहा था देशद्रोह की जितनी धाराओं का मिसयूज हुआ है, कई वेबसाइट्स ने उसको मेंशन किया है और आप उसको जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी देख सकते हैं। मिसयूज है ये। इसी तरह से आपने देशद्रोह का ऐसे लोगों, आपने इस देशद्रोह की धारा के माध्यम से हिंदू आतंकवाद नाम के एक भय को गढ़ा, जिससे कि आपकी माइनॉरिटी वोट जाकर के कॉम्पैक्ट हो जाए। और विपक्ष जो है वो अभी उसको, इस परंपरा को बदलने की जरूरत पड़ेगी देश के अंदर। अभी नहीं बदलेगी तो 10 साल के अंदर बदलनी पड़ेगी। आप एक मेजॉरिटी को कम्युनलाइज कर रहे हैं, इस बात को समझिए। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि साहब आप जाकिर नाइक चला गया, उसको वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? बीजेपी मेजॉरिटी को कम्युनलाइज नहीं कर रही है। चला गया, उसको वापस लाने की बात कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं कहता? दाऊद इब्राहिम को वापस लाने की बात क्यों नहीं कहता? मैं सुनना चाहता हूं। क्या वो लोग बाहर नहीं भागे हैं क्या? जो लोग कांग्रेस को डोनेशन देते थे, क्या वो लोग वापस नहीं आने चाहिए क्या? जाकिर नाइक ने कितने पैसे दिए हैं, उसको वापस लाने की बात क्यों नहीं करते आप? ये जो एक तरह से देश के मानस को ठगने की कोशिश हो रही है। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर करिए, सरकार को पटक दीजिए, बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट पर पटक दीजिए, बहुत जरूरी है। लेकिन जो देश के ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जिसमें देश को एक होना चाहिए, जिस चीज पर भी आप देखेंगे आपको गर्व हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को शर्म आ रही है। ये कब तक चलेगा? आप प्रैक्टिकल मुद्दों पे बात करिए, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे बात करिए, पर कैपिटा इनकम पर बात करिए, आप जीडीपी पर बात करिए, सब अच्छा लगेगा। लेकिन आप जो जिस तरफ ले जा रहे हैं इसको, अच्छा आप आएंगे भी नहीं। इस समय कोई ऐसा सर्वे नहीं कह रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। ये कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। और इस अस्तित्व की लड़ाई में उसको लग रहा है जो भी हमारा छिटका बिटका है उसको एकीभूत कर लूं। ऐसे देश नहीं चलेगा। आप विपक्ष हैं, आप सत्ता में आने के चांसेस रहते हैं। 70 साल में आपने 55 साल शासन किया, आप रिस्पांसिबल बनिए। रंजीव, आपको लगता है कि क्या कि इस और अगर आप रिस्पांसिबल नहीं तो नहीं चलेगा। इस डिबेट को बीजेपी नहीं कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, आपको भी लगता है? जैसा ब्रजेश मिश्रा कह रहे हैं, आप सरकार की असफलता साबित कर दिए होते। करिए, अब टाइम है आपका, खुला हुआ है माहौल। कहिए अनएम्प्लॉयमेंट है, आप कहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, आप कहिए लोग गरीब हैं, आप कहिए लोग वो नंगे और भूखे घूम रहे हैं।
आप चुनाव लड़िए इस पर, आपको लगता है कि वो फेल हो जाएगा, आप नए मुद्दे बनाते हो। रंजीव, आपको लगता है कि फालतू के मुद्दे बनाते हो आप? हाँ। देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि भारत में चुनाव ही एक ऐसा अवसर होता है जब आप सारे मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मुद्दे को शामिल कर लेने से कोई बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी चीज, अगर AFSPA की बात करें, मुझे लगता है इस पर अन्यथा बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं। आप अगर आज ही का अखबार देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों से AFSPA आज ही हटाया गया, आज ही खबर छपी, कल हटाया गया। तो समीक्षा हुई ना वहां पर, सही बात है, समीक्षा हुई और बहुत सारे इलाकों से, असम के बहुत सारे जिलों से हटा लिए गए। वही कह रहा हूं। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड के कुछ हिस्से में जहां नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में जहां ये समस्या, वहां ये लागू है। और अगर चुनाव के मौके पर ही किसी कानून या किसी ऐसी बात पर समीक्षा की बात नहीं होगी तो कब होगी देश में? सही बात। भाई चुनावी का तो ये मौका देता है ना। और जनता, इसलिए ये मुद्दे उठते हैं चुनाव के समय, क्योंकि यही अवसर होता है जब जनता निर्णय देती है। अगर कांग्रेस ने इन मुद्दों को उठाकर कोई बहुत गलत काम कर दिया है तो जनता पराजित कर देगी कांग्रेस को। इसमें कहीं कोई शक शुबा तो नहीं है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे देशद्रोह की कानून की बात है, चलिए कांग्रेस ने डाला, भाई देशद्रोह का कानून क्या था? मूलतः अभिव्यक्ति के ऊपर एक तरह का प्रयास था कि अगर आपने कोई अभिव्यक्ति की, अगर राज सत्ता को ये लगा कि ये देशद्रोह है तो आपको सजा हो जाती थी। ये तब बना था जब भारत पराधीन था, उनके लिए बना था जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो कानून था जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाया है उनमें का ये राजकुमार है। यानी इसकी इतनी महत्ता थी, अंग्रेज इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो साहब क्या बुराई है उस कानून की अगर समीक्षा होती है और उसको हटाने की बात हो रही है? मैं तो कह रहा हूं ना कि चुनाव के समय ये मुद्दा आया है, अगर बहुत खराब है। 5 साल लोकसभा में क्या किया इन लोगों ने? देखिए साहब, मुझे कह लेने दीजिए। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस ने 5 साल लोकसभा के अंदर क्या किया? एक मिनट, जिसमें चुन के जाते जहां मुद्दा उठाना चाहिए, विनीत शुक्ला, चुनाव के समय उठाएंगे। विनीत शुक्ला, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। वो जो कह रहे हैं वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं। वो एक मिनट विनीत शुक्ला, मैं आप गलत चीज नहीं है ना, गलत चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट विनीत शुक्ला, एक मिनट विनीत शुक्ला जो अभी कह रहे थे रंजीव, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो फैक्ट जो कह रहे हैं वो फैक्ट बता रहे हैं। 2018 अभी आप खबर, आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आप चेक कर लीजिए इसको कि 2018 में आपकी सरकार ने FSPA हटाया, पूरे मेघालय से हटा लिया, और अरुणाचल के 8 थानों से 8 जो पुलिस स्टेशन एरिया है अरुणाचल से भी हटा लिया, पूरे मेघालय से हटा लिया गया, वहां भी FSPA था। तो हमने रिव्यू किया ना, हमने देखा ना कि कहां लगाया जाना चाहिए, कहां नहीं लगाया जाना चाहिए। उसमें अगर किसी संशोधन की जरूरत है तो करने में क्यों डर है इतना भाई? उसको मुद्दा क्यों बनाना? मुद्दा मैं कांग्रेस वही बात कर रहा हूं। मुद्दा कांग्रेस नहीं, आप बना रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि FSPA, आप कह रहे हैं आपने FSPA के मुद्दे को सेना से सुरक्षा बलों से जोड़ दिया। कांग्रेस सेना और सुरक्षा बलों से आपने जोड़ दिया और आपने कह दिया कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। तो आपने फिर मेघालय से क्यों हटा दिया? अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर मेघालय से क्यों हटा दिया? आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही है, साजिश रच रही कांग्रेस। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर जहां जरूरत नहीं होती है किसी कानून की तो वहां से हटाते हैं ना। हटा लिया ना, आप ही की सरकार ने हटाया ना। 2018 में आप ही की सरकार थी। जम्मू कश्मीर से फिलहाल नहीं हटने जा रही। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं हटाना, नहीं हटाना है ना, हटाने जम्मू कश्मीर से। भाई कांग्रेस ने कौन सा कहा कि हटा लेंगे हम? कांग्रेस ने कहा कि हटा लेंगे। उसने कहा कि इसको रिव्यू करेंगे कि अगर इसमें अगर कोई संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, तो उसकी बात हो रही है। तो इस पर इसको इतना मुद्दा क्यों बना देना चाहिए? उसको क्यों सुरक्षा बलों की सुरक्षा से जोड़ के और देश में डर का माहौल बना रहे हैं? ये सैनिकों की सुरक्षा से ही जुड़ा मामला है। सैनिकों की सुरक्षा से अगर जुड़ा हुआ है तो जब सैनिकों के पैर से जो है हेलमेट पे मारना, उनको जो है सुरक्षा बलों को धक्के मारना, लाठी मारना, पत्थर मारना जब करते थे तब इनको बड़ा अच्छा लगता था। सैनिकों का अपमान करते थे तब अच्छा लगता था। ठीक है, एक मिनट रंजीव, आप अपनी बात मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं पहले तो बहुत विनम्रता से भाजपा के प्रवक्ता से कह देना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पैरवी करने यहाँ नहीं बैठा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, कृपा करके जब मैं कहूं तो सर्टिफिकेट मत बांटा कीजिए, बहुत स्पष्ट बात है। तीसरी बात मैं ये कह दूं कि मैं ये कह रहा था कि आप अगर किसी कानून की समीक्षा की बात करते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। 370 की भी समीक्षा की बात हो रही है, खत्म करने की बात हो रही है, क्या अपराध है वो? 35A को भी हटाने की बात हो रही है तो समीक्षा ही करके तो हटाएंगे ना, क्या वो अपराध है? उसी तरीके से अगर आपसा की समीक्षा की बात हो रही है और कहीं हटाने की बात हो रही है तो इसमें क्या जुल्म हो गया भाई? मैं कोई कांग्रेस की पैरवी के लिए यहाँ नहीं आया, लेकिन
इसी देश में मैंने कल का उदाहरण दिया, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में हटा, आपने मेघालय का उदाहरण दिया, तो क्या सेना ने कोई बवंडर खड़ा कर दिया? क्या आप जब भी हटाते हैं इसको तो सेना के साथ इसकी समीक्षा होती है और सेना यह तय करती है कि वाकई इसको अब हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना। क्यों लगता है ये कानून? इसलिए लगता है क्योंकि वो इलाका डिस्टर्ब्ड एरिया होता है। समीक्षा में ये पाया जाता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो इलाका डिस्टर्ब नहीं है, तो वो हटा लिया जाता है। तो इसमें कौन सा तूफान खड़ा हो गया भाई? ठीक उसी तरीके से देशद्रोह के कानून की जो मैं बात कर रहा था, अगर ये औपनिवेशिक कानून है, अगर इसने भारत के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का अपमान किया है, अगर भारतीय इंडियन पेनल कोड में इसको अभी तक जगह मिल रही है, तो इसकी समीक्षा करके इसको हटाया क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? कांग्रेस ने इसी का तो दुरुपयोग किया था। इमरजेंसी में क्या किया था? अभिव्यक्ति की आजादी पर जो हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों पर देशद्रोह का कानून लगा था, तो इसी की वजह से तो लगा था। तो अगर आज वो हटाने की बात करी तो उनसे ये सवाल पूछिए ना। ये सवाल पूछने की बजाय आप ये करें कि कानून नहीं हटना चाहिए। इसमें क्या बुराई है भाई? अगर आजाद देश में क्योंकि बीजेपी को हर दूसरा आदमी देशद्रोही नजर आ रहा है, तो ये तो दिक्कत है ना। ये प्रवृत्ति सही नहीं है। भारत को खंडित करने की बात करेगा वो देशद्रोही होगा। मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता था। एक देश में दो झंडे की बात करेगा वो देशद्रोही होगा। बीजेपी है जो एकजुट करने में लगी हुई, बाकी सब सारे लोग जो बीजेपी के लोग नहीं है क्यों कर रही है? रंजीत जी आप बताइए, एक देश में 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? ये जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना, जो बीजेपी में नहीं है वो सब देश विरोधी है, ये आप पर भारी भी पड़ सकता है, इसको याद रखिएगा। एक बात मैं कह रहा हूं, देखिए पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि राहुल जी वायनाड गए और वहां के जो जनसंख्या का कंपोजिशन है, इनका सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, वहां की 58% जो माइनॉरिटी जनसंख्या है, 48 और 10 58 वो बताती है। और वायनाड जाने के बाद ये मैनिफेस्टो आया है जिससे कि ये पूरा वोट बैंक हमारा एकदम से चैतन्य हो जाए चुनाव के समय में। ये पहला इसका। दूसरा, एएफएसपीए हटने या नहीं हटने की जरूरत सरकार को होती है, उनको आर्मी भी रिकमेंड करती है, आर्मी चीफ से पूछा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, रिव्यू करें। लेकिन ये एकदम से इसका जो ट्विन है वो ये है कि हम देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। ये जो ट्विन फैक्टर है ये पेनफुल हो रहा है लोगों के लिए, इससे रॉन्ग मैसेज जा रहा है और माइनॉरिटी को एक तरह से कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि साहब वो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप कांग्रेस पर भी आरोप लगाइए कि वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो खतरा है वो इस बात का है। मैं कह रहा हूं कि आखिर दिलीप पाठक, कांग्रेस टीएमसी जैसी पार्टियां माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है, माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। सर देखिए, जब सेकुलर जब हमारे देश में ये हुआ कि इस राष्ट्र को सेकुलर मेंटेलिटी की जरूरत है, वो राष्ट्र की जरूरत थी, वो किसी जाति विशेष के लिए जरूरत नहीं थी। अभी अदर पार्टी, खास करके हमारी भाजपा, उसी को केवल एक जाति विशेष पे लाके केंद्रित कर दिया है। वो हमारे राष्ट्र की जरूरत थी। ममता बनर्जी भी ऐसा ही करती है, वहां भी एक जाति विशेष और संप्रदाय विशेष की बात करती है। नहीं, कतई नहीं करती हैं सर। क्षमा पूर्वक भाई साहब, ये जो इनको जरूरत पड़ी इस शब्द की सन 76 में पड़ी, जब इमरजेंसी थी। सन 47 में जरूरत नहीं पड़ी इनको। अब देश पूछता है कि ये सन 47 में ही कर दिया होता आपने। सेक्युलर शब्द की जरूरत आपको सन 76 में पड़ रही है। नहीं, वो तो संशोधन नेहरू जी कभी नहीं चाहते थे, जब तक वो जीवित रहे उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उद्देशिका में ये शब्द पढ़े, समाजवाद और ये जो है सेक्युलरवाद। ये वो लोग थे जो संविधान के फाउंडर्स थे, उन्होंने कभी नहीं चाहा। आप संविधान के फाउंडर्स के कॉन्सेंस को क्यों चैलेंज करते हो बार बार? नहीं, अब इसी तरह से जब देश में इमरजेंसी लगी तो इसका दुरुपयोग हुआ। आपने जब नसबंदी चलवाया तो किस कम्युनिटी की नसबंदी किया, जरा सा देश को बताइए। नहीं, मेरी बात समझिए, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं। आप लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, आप लोग नेता मंत्री बनेंगे, हम लोगों को नहीं बनना है, हम लोग जहां हैं वहीं हैं। सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश में मेजॉरिटी का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप मेजॉरिटी के वोट को इस तरह से हाईजैक करके सबका रिस्पेक्ट सबका होना चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, एवरीबॉडीज रिस्पेक्ट। जब आप सेक्युलर बन रहे हैं तो सेक्युलर रहिए। आप संवेदनशील मुद्दों को मैनिफेस्टो में डालकर मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव जीत जाए। नहीं, रिस्पेक्ट करने के लिए किसी जाति विशेष संप्रदाय को चिन्हित क्यों करें? जब आप राफेल सबके लिए समान होना चाहिए। जब आपको राफेल से दिक्कत थी, जब आपको चौकीदार चोर लग रहा था, तो ये 3 चीजें आप 370 नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा 370? आप कौन होते हैं कहने वाले? आज आप देश में इस पर रेफरेंडम कराइए जरा सा। लेकिन आप जम्मू कश्मीर रेफरेंडम कराइए। जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ देश का क्या है?
सत्तर 5 साल में क्यों नहीं हटा? 5 साल क्या करते रहे? 35A का आज इम्पैक्ट क्या है? इलेक्शन आया है तो 370 हटा आप दिया। 35A का इम्पैक्ट बताइए देश पर क्या है, इस समय कितना नुकसान हो रहा है उसके कारण? क्या जम्मू कश्मीर का औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए? क्या वहां पे रोजगार नहीं आना चाहिए? क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए? लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का आदिवासी का भी तो ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के आदिवासी नागरिक जाट और गुर्जर भी थे, उनको जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने की राइट नहीं है। आबादी हो, उसकी सीरियसनेस समझिए आप। दलित बन के रहे, उसकी बेइज्जती हो, ये चाहते हैं। 99% कैप्टन एस के पांडे नहीं जाऊंगा को दबा के रखा गया। ठीक है कैप्टन एस के पांडे, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं कैप्टन एस के पांडे, यहाँ पे जात विशेष की बात नहीं है। ठीक है, कैप्टन एस के पांडे, जाटों और गुर्जरों को वहां पर नहीं है कोई दर्जा, केवल एक बात कहना कारण जम्मू कश्मीर के अंदर वो भी वहीं पैदा हुए थे। मुझे एक केवल क्यों नहीं है? वो तो परिस्थितियां बनती चली गई। अच्छा एक मिनट आप ठीक है, आज मना कर रहे हैं, आज परिस्थितियां ठीक करने की जरूरत है। 5 साल भुगतने की आज जरूरत है परिस्थितियों को ठीक करने की। 5 साल शासन और संविधान परिवर्तनशील है। ठीक है ब्रजेश मिश्रा, जम्मू कश्मीर के लिए वादा करके कैप्टन एस के पांडे। हाँ कैप्टन, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो 370 की बात और 35A की बात जो हो रही है, पहली चीज तो ये सब जो है 1954 में 35A लागू हुआ है, 11 मई 1954 में, उसके पहले तो था नहीं। 35A जो है वो टेम्परेरी प्रोविजन है, जो केवल प्रेसिडेंट ने किया है, ये पार्लियामेंट ने नहीं किया है, राष्ट्रपति के आदेश हुआ है। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे, 11 मई 54 का ये आदेश है, इसको वो चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, उनको कोई उसमें कानूनी अड़चन नहीं है किसी प्रकार। मगर वहां की जनमानस का जो कुछ सम्मान है वो करते हुए ऐसा नहीं किया गया। दूसरी चीज मुझे कहना है कि जो कश्मीरी पंडित हमारे हटाए गए थे, उन सारे कश्मीरी पंडितों को वैसे ही वहां पुनर्स्थापित कर दिया जाए। वहां से जो आसपास जो आप कह रहे हैं हटाने की बात, वो तुरंत सब हटा ली जाए, जैसे मणिपुर में हटा ली गई, वो सब हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उनको सारे हमारे कश्मीरी पंडित जो आज भी रिफ्यूजी कैंप पे रह रहे हैं, उनको सबको वहां बसा दीजिए, और यही लोग बसा दे। ये जो महबूबा मुफ्ती और ये मुफ्ती और ये जो कह रहे हैं, कोई राजनीतिक ये कोई उठाएगा भी नहीं, उठाए क्योंकि वो वोट बैंक नहीं ना, रोजगार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नहीं, वोट वहां के नागरिक, कश्मीरी पंडितों को जो नागरिक थे वहां के, जो मूल नागरिक थे, उनका मुद्दा क्यों ना उठाया जाए? रोजगार, रंजीत जी आपने क्यों सवाल नहीं से पूछा? फाइनेंशियल जितनी बातें की जा रही हैं कि जो रोग हो गया ये 5 साल में हुआ है। इससे पहले सब आदमी कलेक्टर थे, इससे पहले जैसे ही लड़का निकलता था इंजीनियरिंग कॉलेज से सबको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। इससे पहले सारे डॉक्टर्स जो थे, इनको सारों को PSC पे तैनात कर दिया जाता था, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। 5 साल में सब कुछ बदल गया, 5 साल में सब बदल गया। जो कुछ बदला 5 साल में, इससे पहले कोई बुराई नहीं, और कश्मीर, इससे पहले कोई बुराई थी ही नहीं, जम्मू गड़बड़ हुआ ही नहीं। इसके बाद ठीक ही जा रही है, मतलब ये नहीं है, नहीं 5 साल में नहीं हुआ, नहीं 5 साल पहले दिक्कत थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो दिक्कत है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। डिबेट को तो मत रोकिए ना, नहीं चर्चा होने दीजिए। एक मिनट, नहीं मैं तो ये कह रहा हूं ना, नहीं एसके पांडे 5 साल पहले अगर बेरोजगारी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। ये नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है। जितना पैसा आपने ये जो है बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी। अभी 5 साल में जो कुछ हुआ, क्या हर 5 साल में आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्या मैनिफेस्टो पूरा हुआ है तब कांग्रेस आई है? हर 5 साल में नहीं, वो एक अलग सवाल है, लेकिन जो समस्याएं होगी, जो लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, उस पर चर्चा करेंगे ना, चर्चा होगी, चर्चा करेंगे ना, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दोषारोपण की बात नहीं, कारण पे जाना चाहिए, कारण और निवारण। हम ना कारण देखते हैं, ना निवारण देखते हैं। पांडे जी, जम्मू कश्मीर में 3 तरह के लोग हैं। जम्मू में रहते हैं हिंदू, कश्मीर में रहते हैं मुसलमान, ठीक है, संक्षेप में, एकदम समय नहीं है, बस संक्षेप में। और वहां पर हिंदुओं और बौद्धों को कोई पोजीशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू कश्मीर केवल 5 यही वहां के आतंकवाद का कारण है, वो क्लोज 5 जिले हैं समस्या के लिए। आप कह रहे हैं 5 जिले, आप कह रहे हैं कि नहीं उस पर चर्चा ही नहीं होने देंगे। जब सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है तो इस पे भी होनी चाहिए। नहीं, सब पे चर्चा होनी चाहिए, सब पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, समय बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार रिमाइंडर आ रहा है, समय बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सब पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव एक बड़ा ओकेजन होता है देश में, संसद का अगर पार्लियामेंट का चुनाव है तो ये बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा समय मौका है जिसमें कि सारे देश के सारे बड़े मुद्दों पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी एक मुद्दे के जरिए, किसी एक इमोशनल इश्यूज के साथ अगर इस सारे मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश होती है तो एक सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर जो
पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा कर रही है उसका मोटिव क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को असली मुद्दों से भटकाकर इमोशनल सेंटिमेंटल इश्यूज पर केंद्रित करने की कोशिश हो रही है? यही सवाल है, इसका जवाब हमने आज तलाशने की कोशिश की। आज बहस में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।